हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग बिहार 7 फेज का जो शिक्षक भर्ती 2023 के लिए हम लोग जनरल स्टडीज कर रहे हैं, उसका एक और धमाकेदार सेशन हम लोग यहाँ पर में करेंगे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों को एग्जाम के अंदर में देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं यहाँ पर में पूरा रिसर्च करके लिया है कि आप लोगों के पिछले एग्जाम्स के अंदर में जो भी बीपीएससी ने कंडक्ट किया है, शिक्षक भर्ती की तो पहली बार ले रहे वो, लेकिन पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स अलग अलग वो ले चुके हैं बीपीएससी के। ठीक है, तो उनमें उन्होंने किस तरीके का पैटर्न फॉलो किया था, किस तरह के क्वेश्चन पूछे थे, उस पर आधारित ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आएंगे। अगर आप ये क्वेश्चंस देखकर जाते हो तो बहुत चांसेस है फ्रेंड्स कि आप कॉन्फिडेंस के साथ में आंसर लगा के आओगे, नेगेटिव मार्किंग से भी बचोगे। ठीक है, तो पूरा लेक्चर आप लोगों ने देखना है, शुरू से आखिरी तक पूरा सेशन देखना है आपने। लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, उसके भी आंसर करना है। जो बच्चा पूरा लेक्चर देखेगा उसी को जमेगा अच्छे से वो उन क्वेश्चंस के आंसर करना, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, उसके आंसर आ गए, तो आपका जो मनोबल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर आप लोग और ज्यादा पढ़ते हो, फिर जब वो सॉल्व कर पाते हो तो और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस धीरे 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 बढ़ाना पड़ता है आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो आप सभी लोगों का स्वागत है, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं। मैं फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पर भी जुड़ चुके हैं वो एक बार इस सेशन को जहां जहां पर में भी शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां पर में भी शेयर कर सकते हैं। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स इस सेशन को आप लोग वहां शेयर कर देंगे, ताकि ऐसे ही हम लोग जो है धमाकेदार सेशन यहाँ पर में कंडक्ट कर सके आगे में भी। तो जल्दी जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन भी लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, काफी सारे लोग यहाँ पर में है जो अपना इनपुट दे रहे हैं इस सेशन के लिए, ताकि और ऐसे ही सेशंस होते रहे। उन्होंने लाइक कर दिया सेशन को, तो आप सभी लोग भी जल्दी जल्दी से लाइक कर देंगे। जिन्होंने लाइक कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम लोग आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है, ये क्वेश्चन मुझे आप लोगों के एक एग्जाम में मिला कि मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से साल जोड़ी गई थी। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोगों को बस आना चाहिए। यहाँ पर में बफरिंग हो रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, बफरिंग क्या बहुत सारे लोगों की तरफ में बफरिंग आ रही है कि एक बार बता देंगे। वैसे मेरे को तो नहीं लग रहा है कि बफरिंग का ऐसा कोई इशू आ रहा है करके। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों के जो आंसर्स आ रहे हैं उसके अनुसार यहाँ पर मैं आंसर जो है आपका होगा 1976। तो 1976 है, क्योंकि कुछ लोगों ने 1986 भी लगाया है। तो ध्यान से देखिए आप लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर में 1976 है। 1976 में 42वें नंबर का जो संविधान संशोधन था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सी कमेटी थी वो स्वर्ण सिंह कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, जिसके आधार पर इसको बनाया गया था। ठीक है, कितने फंडामेंटल ड्यूटीज आप लोगों की डाली गई थी? फंडामेंटल ड्यूटीज आप लोगों की शुरुआत में 10 डाली गई थी, 10। बाद में एक और जोड़ी गई, बाद में एक और जोड़ी गई। अब टोटल आपकी कितनी है? 11 है। तो स्टार्टिंग में 10 थी, अभी एक और जोड़ी गई 2002 के अंदर में। अब 11 फंडामेंटल ड्यूटी आपकी, मौलिक कर्तव्य, जो आपके कर्तव्य है देश के प्रति, ये याद रखेंगे। 1976 में डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं आप लोगों से। आपको बताना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। ये मैंने पिछले लेक्चर के अंदर में आपको बताया था फ्रेंड्स कि एक आप लोगों को 1300 साल पुराना बुद्ध स्तूपा मिला है। कितने लोगों ने करंट अफेयर का सेशन देखा है कल वाला? नहीं देखा है तो जाके जरूर देखना फ्रेंड्स, और एक बार रिवाइज भी कर लेना। मैंने उसका टेस्ट भी डाला था टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में। ठीक है, चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई, उड़ीसा के अंदर में इन्होंने जो है, आपको पता होना चाहिए कि 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूपा ढूंढा है उन्होंने उड़ीसा के अंदर में। ओके, तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1861 के अंदर में। ठीक है, उस समय में भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग के समय में इसकी स्थापना हुई थी। अभी भी बहुत सारे लोग लॉर्ड कर्जन लगा रहे हैं। भाई, लॉर्ड कर्जन क्यों लगा रहे हो आप लोग? ठीक है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग है, ये याद रखना है आप लोगों ने। लॉर्ड कैनिंग ये भारत के पहले वायसराय भी थे, फर्स्ट वायसराय। तो ये भी याद रख सकते हो आप लोग, पहले वायसराय भी थे लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1858 के अंदर में ये पोस्ट बनाई गई थी वायसराय वाली, और तब से यही थे। तो इन्हीं के शासनकाल के अंदर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखिए आप सभी लोग।
ओके जितने भी लोगों का गलत हुआ था वो लोग जल्दी से कमेंट करके बता देंगे कि जी हाँ सर अब याद रखेंगे करके, और यहाँ पर मैं कमेंट में आंसर लिख दिया करो आप लोग, और सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं नीचे में कमेंट में आंसर लिख दो ताकि आपको याद हो जाए। लिखते जाया करो, अपने हाथ का इस्तेमाल, अपनी सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करो यहाँ पर में याद करने के लिए चीजों को। और जल्दी जल्दी से लाइक भी कर देंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं, आधे लोग अभी तक ऐसे जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी तक, जल्दी जल्दी से लाइक का बटन दबा देंगे। नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का ज्योग्राफी से रिलेटेड, और इसको इकोनॉमिक्स में भी आप लोग अर्थशास्त्र के अंदर में भी आप लोग इसको गिन सकते हो। Which types of economic activities are related to obtaining resources from nature directly? अगर आप सीधे प्रकृति से कोई चीज, कोई संसाधन को जो है प्राप्त कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, उस तरह की एक्टिविटी को क्या कहा जाता है? डायरेक्टली नेचर से ले रहे हो आप लोग। तो जब आप कोई चीज को डायरेक्टली नेचर से एक्वायर करते हो, नेचर से ले रहे हो, जैसे खेती कर रहे हो आप लोग, खेती करके आपने अनाज उगाया और आपने डायरेक्टली ले लिया, तो ये आपका प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर में आएगा, प्राथमिक के अंदर में। अब आपने खेती से कुछ चीज उगाई, उसको मशीन में डाल के आपने उसको जो है कुछ और चीज में बदल दिया, ठीक है। आपने जो है खेती से उगाया, आपने गन्ना उगाया और गन्ने को प्रोसेस किया आपने और उससे शुगर बना ली। तो ये जो आपने शुगर बनाया गन्ने से, ये क्या है? आपका सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर में आएगा। द्वितीय आप लोगों की क्रियाएं जो है उसके अंदर में आएगा, जब आप लोग क्या करते हो, कोई चीज को बदल देते हो, प्राथमिक चीजों से मिली हुई चीजों को मैन्युफैक्चरिंग के जरिए या मशीन्स के जरिए जब बदल दिया जाता है तो उसको कहा जाता है सेकेंडरी एक्टिविटी, द्वितीय गतिविधियां, ठीक है। और टर्शरी एक्टिविटी होती है आप लोगों की सर्विस मतलब जैसे आप लोग हो, आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर में, ठीक है, आप सर्विस दोगे, टीचर बनोगे आप लोग, सर्विस दोगे, तो सर्विस जो है आपकी टर्शरी एक्टिविटी के अंदर में आती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों का। आप लोग देखिए यहाँ पर में आपके सामने जो है लैपटॉप के अंदर में डायरेक्टली teachingpariksha.com करके वेबसाइट है सुधीर कुमार, उसके ऊपर में जा सकते हो आप। ऐप लैपटॉप पे इंस्टॉल नहीं होगा, ऐप तो मोबाइल में इंस्टॉल होगा। लैपटॉप में teachingpariksha.com वेबसाइट पे जा सकते हो। बर्थ ऑफ सिद्धार्थ, हिज एनलाइटनमेंट, हिज फर्स्ट सर्मन, हिज डेथ। देखिए गौतम बुद्ध के जो अलग अलग लाइफ के इवेंट्स है उनसे रिलेटेड प्लेसेस आपको दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है ये जो कोड दिया है उसके आधार पर आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी से। देखिए अगर मैं बर्थ की बात करूं ना फ्रेंड्स गौतम बुद्ध के, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है फ्रेंड्स ये आपका लुम्बिनी के अंदर में हुआ था। ये लुम्बिनी जो है आप लोगों को कहां पर में मिलेंगी ये बता सकते हो आप लोग, कमेंट करके जल्दी से बताइए कहां पर में है लुम्बिनी। आज उनको ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुई थी, ठीक है, वीरों की धरती, ठीक है, और ज्ञान की धरती बिहार, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने अपना पहला प्रवचन जो है सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर में दिया था, और उनका जो निधन है वो भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, कुशीनगर या कुशीनारा के अंदर में। तो आप लोगों का 3 4 1 2 3 4 1 2 ये आपका ऑप्शन नंबर 2 के अंदर में दिया हुआ है। खत्म हो गई बात यहाँ पर में। कितने लोगों का सही था जल्दी जल्दी से बता देंगे। मैंने आप लोगों से पूछा था, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को। आपसे पूछा था कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। ये लुम्बिनी आज आप लोगों को नेपाल के अंदर में मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है, आज ये आप लोगों को नेपाल में मिलेगा। आपको कैसे पता चला कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बताओ जल्दी से। इसी जगह पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ये कैसे पता चला? किसके अभिलेख से पता चला? अदरवाइज आपको पता नहीं चलता कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर में हुआ है। ओके तो कैसे पता चला आपको गौतम बुद्ध का जन्म यहीं पे हुआ था? मैं बताता हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में ही हुआ था, ये कंफर्म हुआ अशोका के इंस्क्रिप्शन से। अशोका, ठीक है, अशोका का रुम्मन देई इंस्क्रिप्शन, ठीक है, रुम्मन देई इंस्क्रिप्शन, जो रुम्मन देई इंस्क्रिप्शन या अभिलेख जो है, रुम्मन देई अभिलेख, ठीक है, यहां से पता चलता है। अशोक जो है अपने राजा बनने के 20वें साल में लुम्बिनी गए थे और वहां पर में उन्होंने एक पत्थर लगवाया और बोला कि यहां पर में शाक्य मुनि का जन्म हुआ था। शाक्य मुनि मतलब गौतम बुद्ध को बोला है उन्होंने, तो उससे हम लोगों को पता चलता है। तो अशोक के रुम्मन देई इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि लुम्बिनी में ही जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इतने सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि अगर मैं आपको वही करवाता रहूं तो एक लेक्चर सिर्फ वही क्वेश्चन बार बार करवा के बीत जाएगा, इतना बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अशोका के रुम्मन देई बोला जाता है लुम्बिनी को आज। तो नेपाल में ये जगह है रुम्मन देई नाम की, वहां से आपको जो अभिलेख मिला था उसी से पता चलता है कि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। उस जगह को लुम्बिनी लिखा गया है अशोका के अभिलेख में। नाउ तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। आपको बताना है फ्रेंड इनमें से कौन सी वाली प्राथमिक गतिविधियों का उदाहरण नहीं है। कौन सा वाला इसमें से प्राथमिक गतिविधियों का उदाहरण नहीं है, प्राइमरी एक्टिविटीज का उदाहरण नहीं है। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर में आप लोग।
प्राथमिक गतिविधियों का उदाहरण नहीं है। देखिए ध्यान से आप लोग, अगर आप लोगों को प्राथमिक गतिविधियां पता है फ्रेंड्स, तो बहुत आसानी से आप लोग लगा सकते हो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्राथमिक गतिविधियों का मतलब होता है ऐसी गतिविधियां जो कि डायरेक्टली नेचर से प्राप्त होती है। तो एग्रीकल्चर आपको डायरेक्टली नेचर से प्राप्त होता है, ठीक है। मछलियां आप मशीन में बनाते तो नहीं हो ना, फैक्ट्री में बना रहे हो, नेचर से ही मिलती है आपको डायरेक्टली, है ना। मछली बनाने की फैक्ट्री तो है नहीं आप लोगों की कोई, ओके। इसके अलावा गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब होता है संग्रहण। वो गैदरिंग का मतलब ये नहीं यहाँ पर में कि आप लोग जो है वो स्कूल की गैदरिंग हो रही है और यहाँ पर में आप लोग जो है टीचर लोग बढ़िया से गए हो, ठीक है, सज धज के, और स्टेज के ऊपर में बच्चे लोग डांस कर रहे हैं, जोक सुना रहे हैं, वो वाली गैदरिंग नहीं, ठीक है। गैदरिंग मतलब जो जंगल से जाके जो भी आप चीजें उठा के लेकर आते हो खाने पीने के लिए, जंगल से डायरेक्टली उठा के लेकर आए ना आपने, ठीक है, संग्रहण बोला जाता है उसको। आखेटक और संग्रहण वो भी प्राथमिक गतिविधि में आता है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो है ये आपका सेकेंडरी एक्टिविटी में आएगा। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, इस्पात का निर्माण, स्टील एक्टिविटी या स्टील मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली आप लोगों का ये सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर में आता है, ओके। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ठीक है। अलग से कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास ले लीजिए। कितने लोग चाहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का सेशन ले लूं, मुझे बताना आप लोग, तो मैं बिल्कुल लगा दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। मेरे को बता दीजिए यहाँ पर, मैं आप लोगों के जो रिस्पॉन्स है उससे मेरे को पता चल जाएगा, तो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए वो सेशन भी लगा दूंगा। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए आप लोग, दुनिया के अलग अलग कंटिनेंट की सबसे ऊंची वाली चोटियां, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली आपकी सबसे बड़ी बड़ी चोटियां है। आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है, ओके। ध्यान से देखिए आप लोग, अगर आप लोगों से बोला जाए कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि माउंट कोसियास्को जो है ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, माउंट कोसियास्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसका, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां पर में 1 नंबर आपको डायरेक्टली भी बन सकता है। डी की जोड़ी जो है, 4 की जोड़ी डी के साथ लगने वाली है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता आपका, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा था। माउंट कोसियास्को सभी लोग लिख देंगे। देखो जो जो आप लोगों को जो है ना, ठीक है, जो आप लोगों को जैसे जमता है लिखना, लेकिन लिखो, ठीक है, लिखो लेकिन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, माउंट कोसियास्को। अगर मैं आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स साउथ अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, जो कि एशिया के बाहर की भी सबसे ऊंची चोटी है आपकी, माउंट एकोनकागुआ। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, 1 नंबर यहां पर में आपको इंडिविजुअली भी मिल सकता है, ठीक है, माउंट एकोनकागुआ। तो साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकोनकागुआ। तो आंसर आप लोगों का यहाँ पर में 3 का ए के साथ लगने वाला है, 3 का ए के साथ में आप लोगों का केवल एक ही जगह पे लगा हुआ है, तो सी इज द आंसर। खत्म हो गई बात, तो ही ऑप्शन को एलिमिनेट किया आपने, हो गया आंसर खत्म। तो ऑप्शन एलिमिनेशन की ये जो टेक्निक है फ्रेंड्स, ये हमेशा काम करती है, इसको आप लोग यूज करना एग्जाम के अंदर में। मैं वही अगर आपसे नॉर्थ अमेरिका की बात करूं आप लोगों से, तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर में जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये याद रखना है कि नॉर्थ अमेरिका के लिए आप लोगों की माउंट मैकिनले, ठीक है, माउंट मैकिनली जो है आप लोगों की सबसे ऊंची चोटी है, जो आप लोगों को जो यूएसए का पार्ट है वहां पर में आप लोगों को मिलेंगी। यूरोप की जो है फ्रेंड्स माउंट एल्ब्रस है, ठीक है, माउंट एल्ब्रस, ये भी आपको याद रखना है, रशिया के अंदर में है ये, मैं आपको बताता हूं कैसे। तो ये आप लोग याद रखोगे, ए की जोड़ी बी के साथ, 2 की सी के साथ, 3 की ए के साथ और 4 की डी के साथ में। एक बार सभी लोग लिख देंगे इसको जल्दी जल्दी से, ठीक है। नहीं, दूसरे राज्य, दूसरे लोग नहीं भर सकते हैं, बिहार में नो बहारी, ठीक है, ओनली बिहारी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियास्को, यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो माउंट कोसियास्को। अगर मैं बात करूं आप लोगों से यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस कहां पर में पता है आप लोगों को, ये रशिया के अंदर में है। अब आप लोग कहोगे कि सर रशिया तो एशिया में है, रशिया तो एशिया महाद्वीप का पार्ट है, ठीक है, रशिया एशिया का पार्ट है। नहीं फ्रेंड्स, देखिए यहां पर मैं आपको ध्यान रखना है कि एक पर्वत श्रृंखला है आप लोगों की, जिसको यूराल पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। उसके राइट हैंड साइड में एशिया है, उसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर में यूरोप है। तो रशिया जो है वो एशिया और यूरोप दोनों के अंदर में आता है। तो रशिया का जो यूरोप वाला भाग है वहां पर में माउंट एल्ब्रस आपको मिलेगा, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। तो प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, माउंट एल्ब्रस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन रशिया में है, और रशिया का जो यूरोप वाला भाग है उसमें मिलेंगी आप लोगों को। ये बहुत ही फेमस जो है फ्रेंड कंसेप्ट है, बट काफी सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। लाइक कर दोगे आप लोग जल्दी जल्दी से सेशन को, तो मैं और बता दूंगा आप लोगों को, और भी बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड है।
मैकिनले जो है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। एकोनकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। तो प्लीज इसको थोड़ा सा याद रखिए आप लोग, जो मैंने अभी आपको बताया। माउंट किलीमंजारो जो है आप लोगों का, माउंट किलीमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। इसको मैं मिटा रहा हूं, लास्ट में आप लोगों से ये क्वेश्चन मैं फिर से पूछूंगा। इस क्वेश्चन को मैं फिर से पूछने वाला हूं, तो सभी लोग रेडी रहेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। एक एक पॉइंट में आपसे फिर से पूछूंगा लास्ट में। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप लोगों का DSSB के अंदर में आ गया। वाह, DSSB PGT हिस्ट्री मेल में। वैसे आप लोगों का जो है आपके काम का नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। DSSB की एग्जाम नहीं है ना आपकी, तो बिहार की एग्जाम है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप लोग, एग्जामिनर के दिमाग की उपज, माउंट एल्ब्रस कौन से कंट्री का पार्ट है? तो माउंट एल्ब्रस आपको पता है, अब तो रशिया का पार्ट है, ठीक है, रूस का पार्ट है। माउंट एल्ब्रस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको याद हो गया। अभी देखा आप लोगों ने, जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे अब याद हो गया सर, अब कभी गलती नहीं करेंगे इस चीज के अंदर में। चलो गुड। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए यहां पर मैं बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और जहां जहां भी शेयर कर सकते हो आप लोग अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड सेशन को। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राज्य विधानसभा विधान परिषद में। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके पास में विधान परिषद है। बिहार की विधान परिषद में कितने लोग हैं? बिहार के अंदर में विधान परिषद में, ठीक है, बिहार के पास में दो है, एक तो है विधानसभा, ठीक है, और एक है विधान परिषद। विधानसभा में आप लोगों को पता है फ्रेंड्स की 243 है आप लोगों के पास में, ठीक है, और विधान परिषद में कितने लोग हैं? 75 लोग हैं, 75, इतना याद रखना है आप लोगों ने। तो ये 75 लोग जो है ये कैसे चुनकर जाते हैं, इसका भी एक गणित है, अपने आप में एक गणित है इसका, ये भी आप लोगों को बता देता हूं मैं। तो राज्यपाल के द्वारा कुछ लोगों को भेजा जाता है, मनोनीत करके डायरेक्टली बिना चुनाव के उनको भेज दिया जाता है। तो आंसर होगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी, 1/6 लोगों को जो है वो यहाँ पर में भेजा जाता है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर इसका जो गणित है पूरा का पूरा आप लोगों को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। आप लोग मान लीजिए ये बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य की जो विधानमंडल है, जो कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया है, वो 3 भागों में विभाजित है। विधानसभा जहां डायरेक्टली लोग चुनकर भेजे जाते हैं, आप लोग जो भेजते हो वो विधानसभा में जाते हैं, वो लोग डायरेक्टली विधानसभा में जाते हैं, विधानसभा के अंदर में जो लोग आप चुनकर भेजते हो। दूसरा है विधान परिषद, इसके लोग कहां से आते हैं वो भी आप लोगों को बताता हूं मैं पूरा का पूरा। और एक है राज्यपाल, ठीक है, तो ये तीनों मिलकर जो है राज्य का विधानमंडल बनाते हैं। तो बिहार विधानमंडल में कितने पार्ट है? बिहार विधानमंडल में कितने पार्ट है? जल्दी जल्दी से लिखेंगे आप सभी लोग। 3 पार्ट है, और वो तीनों के तीनों पार्ट लिखो आप लोग, ऐसा लिखो, बिहार विधानमंडल 3 पार्ट, सभी लिखो कमेंट बॉक्स के अंदर में, सभी के सभी, लाइव देख रहे ऑफलाइन देख रहे सभी को लिखना है। बिहार विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये 3 चीज मिलकर जो है विधान मंडल बनाता है, ठीक है, ये याद रखना है। अब ये जो विधान परिषद है जो बिहार में है, उसमें 75 सदस्य है टोटल, मैक्सिमम 75 सदस्य हो सकते हैं इसमें, जिसमें से 1/3 1/3 सदस्य जो है राज्य के अंदर में जो आपकी लोकल गवर्नमेंट्स है, लोकल गवर्नमेंट मतलब नगर पंचायत, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, उनमें से चुनकर आते हैं, उनके द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। राज्य की विधानसभा कुछ लोगों को चुनती है, अपने में से नहीं, बाहर से कुछ लोगों को चुनती है और यहां पर में भेजती है। तो 1/3 सदस्य जो है वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोकल गवर्नमेंट्स के द्वारा। 1/3 सदस्य विधानसभा के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। 1/12 1/12 1/12 जो है वो स्नातकों में से, मतलब कि जो आपके ग्रेजुएट्स है, जिनको 3 साल हो चुके हैं ग्रेजुएशन करके, उन लोगों के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। आपस में से ही वो चुनकर भेजते हैं ग्रेजुएट्स। 1/12 जितनी भी सीट है उसका 1/12 आप पकड़ लीजिए मैथमेटिक्स करके, ठीक है, और 1/12 अध्यापकों के द्वारा, जो भी टीचर है, ठीक है, उनमें से आप लोगों का, ठीक है, जो टीचर बन चुके 3 साल से ज्यादा जिनको हो चुका है, उनमें से 1/12 लोगों को चुनकर भेजा जाता है। और 1/6 जो लोग हैं वो राज्यपाल डायरेक्टली मनोनीत करते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं राज्यपाल डायरेक्टली मनोनीत करके। तो ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, धीरे धीरे याद हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर में मैं एक जोड़िया मिलाओ वाला क्वेश्चन बना दूं, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देंगे, मैं आप लोगों के लिए इसके ऊपर में क्वेश्चन भी बना दूंगा, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, आप लोग याद करके इस तरीके से जोड़िया मिला के कर लो उसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट यहाँ पर मैं आपका, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग। विधान परिषद 75 है,
ये डायरेक्टली याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो 1/6 जो है ये क्या क्यों किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल किसी को भी चुनकर भेज सकते हो सकता है कि आपको भी चुनकर आपको फोन आ जाए यहाँ पर में कि और बता, ठीक है नसीम भाई क्या कर रहे हो, बोलेंगे इससे कुछ नहीं यार दानी सर का लेक्चर देख रहा हूँ, ठीक है अभी कुछ क्वेश्चन करा रहे हो, अभी एग्जाम चल रही है। राज्यपाल बोले यार खाली है क्या, 30 साल के हो गए नसीम भाई, तुम शादी नहीं हुई अभी तक, ठीक है मेरे को बड़ा दुख लग रहा तुम्हारा, एग्जाम भी कब होंगी तब होंगी, एक काम करता तुमको जो है ना मैं डायरेक्टली विधान परिषद में भेज देता। तो 30 साल की उम्र अगर हो चुकी है आपकी, 30 साल की उम्र हो चुकी है तो आपको विधान परिषद के अंदर में डायरेक्टली भी नॉमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। नाउ बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की गतिविधियां माध्यमिक गतिविधियों में शामिल है। एक बार सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी दबा देंगे फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में करा दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अभी भी जिन्होंने अपना रिस्पॉन्स दिया नहीं है यहाँ पर में। बहुत बढ़िया मीठी बीपीएससी आपने लिख दिया है, सारी की सारी चीजों को ऐसे ही लिख देना है ताकि याद हो जाए आप लोगों को, ठीक है। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड निम्न में से किस प्रकार की गतिविधियां माध्यमिक गतिविधियों में शामिल है, तो माध्यमिक गतिविधियां, ठीक है, या सेकेंडरी गतिविधियां जिसको बोला जाता है, तो नेचुरल प्रोडक्ट जो होता है आप लोगों का, जो प्राकृतिक उत्पाद है, प्राकृतिक उत्पाद मतलब ये प्राइमरी हो गया आपका, ये प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया, प्राइमरी एक्टिविटी से जो मिलता है उसको जब आप विनिर्माण करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है, उसको बदल दिया जाता है, जैसे गन्ने को आपने शुगर में बदल दिया, तो ये आप लोगों का क्या हो गया फ्रेंड्स, ये आप लोगों का सेकेंडरी सेक्टर का जो है एग्जाम्पल हो गया आप लोगों का सेकेंडरी सेक्टर का। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, ठीक है। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने, विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ये इन लोगों का कार्यकाल होता है 6 साल का, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहां पर मैं किसी ने सवाल पूछा था और वो सवाल उन्होंने गलत पूछ लिया, तो ये चलो उससे मेरे को एक ये मिल गया यहाँ पर मैं बताने के लिए आप लोगों को एक चीज इंपॉर्टेंट वाली कि विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता। और ये बताओ आप लोगों को, ये आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं, एचपी टेट की एग्जाम के अंदर में, हिमाचल प्रदेश की जो टेट की एग्जाम हुई थी उसके अंदर में आया था कि विधान परिषद आपका राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। भाई राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का। वही विधानसभा का कार्यकाल बोले तो 5 साल का होगा, उनके सदस्यों का भी 5 साल का होगा, ठीक है। लेकिन विधान परिषद जो है वो स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होता, वो हर 2 साल में जो है इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और उनकी जगह पे नए आ जाते हैं, फिर 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायर होंगे, उनकी जगह पे नए आ जाएंगे। विधान परिषद कभी भंग नहीं होती, विधानसभा हर 5 साल में भंग हो जाती है और नई विधानसभा बनती है, लेकिन ये कभी भी खत्म नहीं होती, ठीक है। तो इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, विधान परिषद कभी भी खत्म नहीं होती है, तो विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता, ये याद रखना है आपने। बिल्कुल वैसे ही राज्यसभा जो है उसका भी कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है आप लोगों का 6 साल का, तो ये याद रखना है, बहुत बढ़िया, ठीक है। नाउ ये आप लोगों ने कर दिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के आपको बताना है एग्रीकल्चर कौन से टाइप की एक्टिविटी, जल्दी से बता देंगे आप लोग कमेंट करके सभी लोग एक बार स्पीड में, ताकि हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाए। आंसर कर दीजिए इसका, एग्रीकल्चर जो है आप लोगों का कौन से टाइप की एक्टिविटी है, तो आप लोगों ने डायरेक्टली आंसर कर दिया फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर जो है आप लोगों का प्राइमरी, क्योंकि आप लोग नेचर से ले रहे हो डायरेक्टली, ठीक है, तो प्राथमिक गतिविधि का एग्जांपल है ये आप लोगों का, डायरेक्टली आप लोगों ने आंसर कर दिया, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है हु वाज द लीडर ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एट कानपुर। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब 1857 की लड़ाई की बात हो रही है बेसिकली ये, ठीक है। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी या 1857 की जो लड़ाई हुई थी आप लोगों की, ठीक है, कानपुर के अंदर में, उसका नेतृत्व किसने किया था। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है फ्रेंड्स। रानी लक्ष्मीबाई आप लोगों को पता है कि झांसी से लड़ी थी, झांसी से, ठीक है। कुंवर सिंह जो है ये बिहार से थे, बिहार, ठीक है, बिहार, आरा, जगदीशपुर जो उनकी रियासत थी वहां से। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं, नाना साहेब ये लड़े थे कानपुर से, ठीक है, कानपुर से, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तात्या टोपे जो है ये इनके नाना साहेब के वो जनरल थे, नाना साहेब के जनरल थे, सेनापति थे। तो नाना साहेब ने जहां जहां उनको भेजा लड़ने के लिए वहां वहां गए, एक बार झांसी में गए थे, एक बार सेंट्रल इंडिया में गए लड़ने के लिए, तो अलग अलग जगह जहां जहां नाना साहेब ने उनको भेजा वहां वहां गए थे वो लड़ने के लिए। बाकी वो नाना साहेब के जनरल थे, उनके सेनापति थे। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। नाना साहेब कानपुर से, नाना साहेब जो है ये मराठा पेशवा बाजीराव दो के गोद लिए हुए बेटे थे, बाजीराव दो जो आखिरी मराठा पेशवा थे उनके गोद लिए हुए बेटे थे ये नाना साहेब,
तो कानपुर कैसे पहुंच गए? जबरदस्ती भेज दिया था उनको कानपुर, महाराष्ट्र से। नाउ फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, जिसने इसका आंसर कर दिया, ठीक है, मतलब उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का? देखो, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, डायरेक्टली आप लोगों का एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों ने 2/3, 2/3 जो आप लोगों की जनसंख्या है भारत की, ठीक है, 2/3, ठीक है, लगभग 67% के करीब करीब जो है आप लोगों की पॉपुलेशन जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है 2/3 आबादी अभी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर में डिपेंडेंट है, ठीक है। एग्रीकल्चर के ऊपर में डिपेंडेंट है किसी ना किसी तरीके से, या तो उनके पास खेत है या फिर वो खेतीहर मजदूर है, दूसरों की खेत के ऊपर में खेती करते हैं। तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग कि 2/3 भाग अभी भी आप लोगों का कृषि के ऊपर में निर्भर है भारत की जनसंख्या का। तो आंसर आप लोगों का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने, 2/3। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था जिसके जरिए राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया हमारे संविधान के अंदर में। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है आप लोगों का फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 21A में दिया हुआ है, 21A के अंदर में, ठीक है, शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान के अंदर में कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया और कौन से साल में जोड़ा गया? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी एक क्वेश्चन मुझे मिला कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन आ गया। तो भाई उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ये भी आप बताएंगे। तो 86, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन, ये याद रखेंगे आप लोग। साल कौन सा था? 2002 था, ये याद रखना है आप लोगों ने। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। अब आप बताओ उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय में प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी, ठीक है, वाजपेयी, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है उस समय में भारत के प्रधानमंत्री थे जिस समय में ये हुआ। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, ठीक है, याद रखना है आप सभी लोगों ने। 86वें संविधान संशोधन के जरिए एक चीज आप लोगों को बताऊं, एक फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ी गई थी आप लोगों की, फंडामेंटल ड्यूटी। अभी आपको बताया ना कि मूलभूत कर्तव्य आप लोगों के कितने हैं, तो आपको मैंने कहा था शुरुआत में, जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है उसको याद होगा, उसको मैंने स्टार्टिंग में याद करवाया था, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ कि डायरेक्टली आ जाया करो फ्रेंड्स। आप लोगों को जो टेलीग्राम ग्रुप है दानिश शेख, उसके ऊपर में मैंने नोटिफिकेशन डाल दिया था क्लास स्टार्ट होने का, DANISH और टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल पे भी, टीचिंग परीक्षा, ठीक है, ऑफिशियल, ये याद रखना है आप लोगों ने। ध्यान से आप लोग ये लोगो देखकर ज्वाइन करना टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल को। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है 10 + 1 = 11 बताया था। तो ये जो 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी, कि आपके बच्चों को या आपके जो भी अगर आपके ऊपर में कोई डिपेंडेंट है 14 साल से छोटा, तो उसको स्कूल भेजने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 86वें संविधान संशोधन के जरिए इसको जोड़ा गया था। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका, ये बताना चाह रहा था मैं आप लोगों को, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को ये चीज। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने यहाँ पर मैं आंसर करने आप लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं। काफी सारे जो है आप लोगों के आंसर्स मेरे पास में आ गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं आप लोगों के आंसर्स के आने का, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, हमारे संविधान के अंदर में कितने फंडामेंटल राइट है, कितने मूलभूत अधिकार है, तो हमारे संविधान के अंदर में 6 मूलभूत अधिकार है। ओरिजिनली 7 थे, बट अब 7 नहीं है, एक माइनस कर दो आप लोग, 6 बचे, क्योंकि एक हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया आप लोगों का, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि भाई राइट टू इक्वेलिटी, जो कि आप लोगों का पहला पार्ट है, पहला आप लोगों का जो फंडामेंटल राइट है, ये आप लोगों का फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में दिया है। तो जितने भी आपके आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में फंडामेंटल राइट्स है, वो राइट टू इक्वेलिटी के अंदर में आते हैं, ठीक है, समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं आप लोगों के। उसके बाद में अगर मैं बात करूं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन,
तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आप लोगों का आर्टिकल नंबर जो है ये 23 और 24 है आपका। दो आर्टिकल जो है 23 और 24 ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है, ये 25 से 28 तक दिया है, ये बिल्कुल सही है आपका, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला तीसरा वाला सही है, पहला सही है। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम मतलब सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता, तो ये आप लोगों को आर्टिकल नंबर 29 और 30 में दी गई है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन शोषण के खिलाफ अधिकार आपका 20 से 22 नहीं, ये आपका 23 और 24 दो आर्टिकल है जिसके अंदर में दिया गया है, ये याद रखना है आपने। आपसे बोला था कौन सा वाला सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है, बी वाला, ये आपको याद रखना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। रीमा चौधरी जी 96978844 वाला जो है ना उसके ऊपर में कर सकते हो आप, कोई भी अगर आपको टेक्निकल इशू वगैरह कुछ भी आ रहा है तो समानता का अधिकार आप लोगों का आर्टिकल नंबर 14 से 18, ये आप लोगों को जो दानिश एक टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर में भी डाल दूंगा फ्रेंड्स, और टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल पे भी, ठीक है। तो समानता का अधिकार 14 से 18 ये याद रखना है आप लोगों ने। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक के जो आर्टिकल है आप लोगों के वो है स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के खिलाफ अधिकार जो अभी आप लोगों को मैंने बताया, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल नंबर 23-24 के अंदर में दिया है, 23 और 24 के अंदर में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में, आपका 25 से 28 के बीच में, ओके। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, बेसिकली शिक्षा नहीं शैक्षणिक अधिकार बोलेंगे उसको, 29-30 के अंदर में है। और 31 वाला आप लोगों का हटा दिया गया है, 31 है नहीं, आर्टिकल नंबर 31 को डिलीट कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के जरिए, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो, और फिर आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में दिया हुआ है, ये आप लोगों को मैं दे दूंगा। भाग नंबर 3 है ये हमारे संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स है, ये भाग नंबर 3 है। सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी दबा देंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, आपका बीपीएससी प्री में पूछा गया था। अगर आप चाहते हो ऐसे और क्वेश्चन करवा दूं तो जल्दी जल्दी से लाइक का बटन सभी लोग कर देंगे लाइक, और शेयर करेंगे जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो, ठीक है। कमेंट में आंसर्स करते रहने हैं आपने। हु इस्टेब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913। जितने भी मेरे पेड वाले बच्चे जो मेरे साथ में पढ़ रहे हैं वो लोग तो बिल्कुल इसका आंसर ऐसे चुटकी बजा के कर सकते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से याद करवा दिया था, बार बार याद करवा दिया था मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था अनुशीलन समिति, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अनुशीलन समिति जो है ये क्या है आप लोगों की। तो अनुशीलन समिति जो है इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि 1902 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी अनुशीलन समिति की, ठीक है। तो अनुशीलन समिति जो है पी मित्रा और सतीश चंद्र बसु, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। पी मित्रा और सतीश चंद्र बसु दो लोग थे, मैं लिख भी देता हूं यहां पर में, अनुशीलन समिति की पी मित्रा, ठीक है, और सतीश चंद्र बसु, इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1902 के अंदर में अनुशीलन समिति की। अनुशीलन समिति की बिहार में ब्रांच खोली गई थी पटना में 1913 के अंदर में, किसके द्वारा? सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो अनुशीलन समिति, ठीक है, तो पी मित्रा, प्रमथनाथ मित्रा उनका बेसिकली नाम है, लेकिन एग्जाम में कई बार आप लोगों को पी मित्रा दिया जाता है, और सतीश चंद्र बसु, इन्होंने इसको स्थापना की थी 1902 के अंदर में। इसके पहले अध्यक्ष बने थे बरिंद्र कुमार घोष, जो कि अरबिंदो घोष के छोटे भाई थे, अरबिंदो घोष के छोटे भाई बरिंद्र कुमार घोष। तो बरिंद्र कुमार घोष वही व्यक्ति है जिन्होंने जुगांतर पत्रिका निकाली थी, जुगांतर पत्रिका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। तो सचिंद्रनाथ सान्याल जो है फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया था 1913 के अंदर में पटना के अंदर में ब्रांच खोली थी अनुशीलन समिति की। यही क्वेश्चन आप लोगों का जो है आपसे पूछा गया। तो अगर आप चाहते हो ऐसे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता रहूं तो सभी लोग लाइक एंड शेयर करते रहेंगे और कमेंट में मेरे को बताएंगे भी कि जी हाँ सर करवा दीजिए। तो सचिंद्रनाथ सान्याल 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की उन्होंने ब्रांच खोली थी, शाखा खोली थी, सचिंद्रनाथ सान्याल। और ये आप देख सकते हो बीपीएससी प्री 2017-18 का ये क्वेश्चन है आपका जीएस का। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने आप लोगों ने, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों का फायदा होगा, ठीक है। चलिए सभी लोग कमेंट करते रहेंगे यहाँ पर में इस क्वेश्चन का आंसर एक बार कर देंगे कि अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में हुई थी, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स बिहार में किसने, पटना में किसने खोली थी शाखा 1913 में? सचिंद्रनाथ सान्याल ने, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करना चाहोगे, जल्दी से बताइए सभी लोग कमेंट के अंदर में, एक एक करके बताओ मेरे को। आप लोग बताइए कि माउंट कोसियास्को कौन से देश की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको बताना है, ये मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं यहाँ पर मैं। जल्दी जल्दी से बताइए माउंट कोसियास्को कौन से देश की सबसे ऊंची चोटी है। आप लोगों ने कमेंट में आंसर करना है,
सभी लोगों ने, लाइव देख रहे ऑफलाइन देख रहे, सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे। माउंट कोसियास्को कौन से देश की सबसे ऊंची चोटी है, आप लोग बताइए। ठीक है, माउंट मैकिनले, ठीक है, कौन से देश की सबसे ऊंची चोटी है, ये आप लोग बताइए। जल्दी से कमेंट करना है सभी लोगों ने, एक बार कोशिश तो करो। ठीक है, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। अब कोई यहाँ पर में जो है ना फूफा जी टाइप का एक व्यक्ति आएगा कि सर चलो फेंक के बताओ पत्थर, आसमान में छेद करके बताओ। ठीक है, तो अरे पागल इंसान, जो रॉकेट है, ठीक है, वो भी एक प्रकार का पत्थर ही मानो। उसके पीछे में अपन ने उसके पीछे में आग लगा दी, ठीक है, थ्रस्ट प्रोड्यूस किया, वो भी तो गया ना ऊपर में। ठीक है, आपका अंतरिक्ष में भेजा कि नहीं भेजा हमने उसको, तो ऐसा समझ। ठीक है, शब्दों पे मत जा, भावनाओं को समझ। तो यहाँ पर में देखिए फ्रेंड्स, माउंट कोसियास्को जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी आपकी। माउंट एकोनकागुआ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट आप लोगों का, माउंट एकोनकागुआ साउथ अमेरिका के अंदर में है, एंडीज पर्वत श्रृंखला के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस, कौन से देश में, ये आप लोग मेरे को आंसर करके बताएंगे कि माउंट एल्ब्रस कौन से देश के अंदर में है। ठीक है, माउंट एल्ब्रस कौन से वाले देश के अंदर में है, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे, सभी के सभी लोग। देखते कितने लोग यहाँ पर में आंसर कर पाते हैं, सभी के सभी आंसर करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, वो सभी के सभी लोग इस सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताइए आप लोग। आपके साथ में ये मैप भी मैं शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, जो दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में DANISH ठीक है, स्पेलिंग सही से लिखना है। टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल, टीचिंग, ठीक है, ये एक है ग्रुप, दूसरा है टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल। ठीक है, यहाँ पर मैं भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में। लोगो देखकर बराबर से टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल करना, क्योंकि कई सारे लोगों ने जो है फेक ग्रुप्स बना दिए हैं, तो उससे सावधान रहे आप सभी लोग। ओके, बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो करेंगे हम लोग। कौन कौन सी चीज़ें आप लोग पढ़ना चाहते हो वो आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, ओके, सारी चीज़ें आप लोगों को करवा दूंगा, बस आपका रिस्पांस रहना चाहिए अच्छे से, कि कितना रिस्पांस आप लोग देते हो उस हिसाब से मैं आप लोगों को आगे की चीज़ें जो है वो सारी करवा दूँ। बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। MD रफी बोले सर इतने जल्दी, तो आप ये देखिए ना रिस्पांस जितना, मतलब जैसे बच्चे लोग जिस तरीके से करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग और करते जाएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, बाय।